Today's topic is vomiting. काई, हिंदी में इसको उर्दू में काई कहते हैं, यानी कि वोमिटिंग। वोमिटिंग बेसिकली एक डिजीज़ नहीं है, एक सिम्टम है। अक्सर हमारे क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में अक्सर ये केस हमारे सामने आते हैं। बेसिकली वोमिटिंग एक एक्यूट कंडीशन है। पेशेंट परेशान रहता है वोमिटिंग की वजह से, भले वोमिटिंग का रीज़न कुछ भी हो। पेशेंट सबसे पहले आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे वोमिटिंग ज़रा बंद करो, उसके बाद में उसको रीज़न या उसके ट्रीटमेंट को बाद में करेंगे। तो उसको अगर हम क्लासीफाई करेंगे वोमिटिंग की रीज़न क्या है, वोमिटिंग क्यों होता है, तो सबसे पहले वोमिटिंग क्या है। वोमिटिंग बेसिकली एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म है। एक्चुअली बॉडी का, कुदरत का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो चीज़ अनफेवरेबल हो बॉडी के लिए उसको वोमिटिंग के जरिए बाहर फेंकना एक फिजिकल काम है वो। एक्चुअली वोमिटिंग, उसमें बहुत सारे मसल, डायफ्राम, बहुत सारे चीज़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं वोमिटिंग में। और उसकी रीज़न अगर देखेंगे तो बहुत सारे रीज़न है। उसको हम जुज़ी तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा दिमाग में आते सबसे पहले फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस, मोशन सिकनेस, या कोई दवा की वजह से, एट्रोजेनिक कोई दवा की वजह से, मेडिकेशन की वजह से भी वोमिटिंग होते हैं। ये सब उसकी जुज़ी रीज़न है वोमिटिंग का। लेकिन हमने जो बताया कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म है एक्चुअली वोमिटिंग। वोमिटिंग क्यों होती है कि अपने आप को, बॉडी को बचाने के लिए तबीयत मुदब्बिर बदन करने वाले एक टेक्निक एक्चुअली है वोमिटिंग। यूनानी के नज़रिए में, यानी यूनानी के अगर नज़रिया देखे इसके अंदर, तो इसमें भी एक कैफियत काम करता है बेसिकली। क्योंकि हमारे हर प्रिंसिपल, हर फिलॉसफी के पीछे एक उसूल है, यानी कि एक प्रिंसिपल के आधार पर। तो यहाँ भी हम हमारे जो उसूल, उसके अंदर जो वोमिटिंग के अंदर क्या पैथोफिजियोलॉजी, हाउ डज इट वर्क। बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 4 किस्म की खिलते हैं, जैसे सफरा है, बलगम है, दम या सौदा। ये 4 खिलत डिफेंसिव मैकेनिज्म में भी अपने अपने हिसाब से काम करता है। जैसे कई जगह पे जंग हो रहा है, कोई ज़बरदस्त वार चल रहा है, तो सब लोग एक साथ नहीं उतरते। उसमें भी अलग अलग रेजीम है, जैसे कि नेपाली रेजीम, राजपूताना रेजीम, मतलब अलग अलग रेजीम बना के रखे इसके अंदर। उस हिसाब से लोग क्या करते हैं कि जंग में उतरता है। यहाँ भी बॉडी के अंदर भी ये जो जंग जब चलता है या कोई भी हादसा बॉडी के साथ होता है, तो बॉडी के अंदर भी एक एक रेजीम है। उस रेजीम में सबसे पहले उतरता है सफरा, बॉडी को बचाने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि वोमिटिंग है, वैसोवैगल शॉक है, पल्पिटेशन है, कभी अचानक पेशाब निकल जाना या प्रिक शॉक हो, ये सब शॉक के पीछे सफरा काम करता है। क्योंकि डिफेंसिव मैकेनिज्म में सबसे फास्ट एंड सबसे एक्टिव खिलते सफरा, बाद में दम, बलगम, सौदा सब काम करते। तो हम ये कह सकते हैं कि सफरा का ही काम है वोमिटिंग कराना। अगर किसी की बॉडी में सफरा ज़्यादा भी बढ़ गया, कोई भी सफरावी डिजीज़ के अंदर, तो हमेशा उसको नोशिया, वोमिटिंग की शिकायतें होती हैं। तो अगर हम देखें कि सफरा, हमने बताया कि सफरा उल्टी या वोमिटिंग को प्रमोट करता है हमको बचाने के लिए। अब इसमें भी हम उसको क्लासीफाई किया, अगर समझो सोए अज़म, इंडाइजेशन की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो भी सफरा ही उसमें काम करता है। अगर आपने कुछ ऐसी नज़ारा या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन में या कंडीशन में कोई चीज़ सूंघे या कोई ऐसी चीज़ आपने चख लिया, तो भी आपको उल्टी आता है, वह भी सफरा ही काम करता है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले, अगर सपोज आपको उल्टी को यानी वोमिटिंग को मैनेज करना है, तो यहाँ भी वही हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, सबब का इजाला। अगर इंडाइजेशन है, फूड पॉइजनिंग है, या गैस्ट्राइटिस है, या कोई दवा की वजह से या दूसरी कोई चीज़ की वजह से अगर उसको
सफरा बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले उसका इलाज करें, उसका इजाला करें। बेसिकली वोमिटिंग को रोकने की सबसे बेहतरीन उसूल इलाज है दाफे सफरा यानी माने सफरा या मुअद्दिलात सफरा इस्तेमाल करें। तो जब हमारे दिमाग में कब क्या आते, सबसे पहले माने सफरा का तमाम कट्टी चीज सफरा की हिद्दत को रोकता है। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि जब हम लोग मोशन सिकनेस होते सफर में या गाड़ी में सफर किया तो हम लोग नींबू लेके घूमता है, नींबू सूंघता है, नींबू की पानी पीता है या कैरी खा लेते हैं, तो उससे क्या वो वोमिटिंग बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहां भी हम ये प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रहे हैं, माने सफरा या मुअद्दिलात सफरा या मुसक्किनात सफरा, सफरा की हिद्दत को सुकून में लाना। क्योंकि सफरा हैजानी कैफियत में आते तो आदमी को नोशिया वोमिटिंग होता है। कोई भी अनवांटेड चीज जो हमारे फूड पॉइजनिंग के तौर पे या कोई ऐसी चीज उल्टा सीधा हमने खा लिया तो बॉडी के लिए वो एक फॉरेन बॉडी है, वो इंसान के लिए मुज़िर असर हो सकते हैं। तो सफरा क्या करेंगे, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। यही फिलॉसफी है बेसिकली। कोई औरत अगर प्रेग्नेंट हो गया तो प्रेगनेंसी में भी वोमिटिंग होते हैं सिर्फ किस वजह से, सफरा की वजह से। क्यों होते हैं ये? जब जाइगोट फॉर्म हो जाते हैं तो जाइगोट जब फॉर्म होते हैं वो जाइगोट बॉडी के लिए एक नई चीज है और बॉडी क्या समझती है, फॉरेन बॉडी। तो उसको बाहर फेंकने के लिए बॉडी अपनी तबीयत मुदब्बिर बदन के जरिए सफरा के मदद से उसको उल्टी करा लेते। 1 महीना 2 महीना उल्टी के अंदर धीरे धीरे वो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बॉडी समझ में आता है कि ये एक फॉरेन बॉडी नहीं है, ये खुद की पार्ट है। तो धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर उसकी उल्टी या वोमिटिंग की जो इंटेंसिटी कम हो जाती है। कुछ लोग को ईडीडी तक यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक किसी को जबरदस्त वोमिटिंग होता है, हम उसको कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडर। उसको इतनी वोमिटिंग होती है जो प्रेग्नेंट वुमन को कोई चीज सूंघने से देखने से उसको उल्टी होती है, इतनी हिद्दत से सफरा बढ़ता है। यहाँ भी हमको सफरा को एक बार मैनेज किया तो उल्टी को बंद कर सकते हैं। अब इसलिए अक्सर आप देखते हैं जैसे औरत प्रेग्नेंट हो गया तो वो कैरी या खट्टी चीज मंगा के खा लेती कि वो सफरा की तरफ खुद ब खुद माइल हो जाती। नोशिया हो, वोमिटिंग हो, जिसको भी नोशिया वोमिटिंग हो तो खुद ब खुद ये थे मतलब तबीयत इस तरफ माइल हो जाती कि कोई शरबत खट्टी शरबत पी ले। अब एक चीज ये इसमें यहाँ जब सफरा की जो बात करते तो हम लोग अक्सर ये देखते कि 4 मिजाज के लोगों में से सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होते हैं, उल्टी का प्रॉब्लम सफरा से रिलेटेड, सफरा भी मिजाज को होता है और बाद में दमी को। अगर सब जो बलगमी और सौदावी लोग प्रेग्नेंट हो गए या कोई उल्टा सीधा खा लिया तो उनके अंदर इतनी हाइजेनिक कैफियत सफरा नहीं करते जितना सफरा भी को होता है। सफरा भी अगर कोई बदबू या कोई ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजरा भी तो भी उसको वोमिटिंग होते हैं। कोई अनबेरेबल पेन हो गए जैसे फॉर एग्जाम्पल रीनल कैलकुले के अंदर, अपेंडिसाइटिस के अंदर, कभी कोई चेस्ट पेन आ गया, उसमें भी एक वोमिटिंग का टेंडेंसी हो जाती है। बेसिकली ये सब सफरा की डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करते हैं। हमने एक पढ़े थे किताब के अंदर, जालिनुस का या बुखरात का कॉल था कि सफरा एक तरोताज़ा बाग के हिफाजत रखने वाले कुत्ते से मुशाबियत किया। कुत्ते को हम क्यों पालते हैं? कोई बाहर की कोई चीज है तो भोंक भोंक के उसको डरा देते, यही काम करता है कभी कभी सफरा। तो सफरा को मैनेज अगर कर दिया तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, उल्टी को वोमिटिंग को मैनेज कर सकते। इसमें एक सवाल ये उठता है, पेशेंट को अगर कुछ भी नहीं खा पा रहे डॉक्टर से, फिर हम लोग कैसे दवा देंगे? हमको आईवी चला या आईवी इंट्रावेनस देना पड़ेगी, नील बाई माउथ यानी कि मुंह से कुछ नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे आपको कुछ पीने या खाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ सफरा को तोड़ने वाली कोई भी खट्टी चीज अगर जबान पे रख भी दिया, खाने की भी जरूरत नहीं, नींबू को अगर मुंह में रख के चूसे या एक कतरा डाल दिए या कैरी रख दिया तो भी क्या होते कि उसकी जो इंटेंसिटी है, किसकी वोमिटिंग का इंटेंसिटी कम होते चले जाते। तो अगर सपोज दूसरी कोई वजूहत से, सफरा से नहीं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, सीवियर गैस्ट्राइटिस, अगर किसी ने कुछ तेज एनाल्जेसिक खा लिया या कोई कोरोसिव एक्शन की कोई दवा खा लिया तो सीवियर वोमिटिंग होता है, कोई रुकता नहीं उधर। वहां भी हम क्या करें, सबसे पहले सफरा को ही तोड़ना है। कोई खट्टी चीज थोड़ी वक्त तक मुख में रखे, उसको निकल। ये गैस्ट्राइटिस के अंदर कभी पेशेंट पानी भी पिया तो उल्टी हो जाती है, तो पेशेंट को बोलो कोई भी ऐसी खट्टी चीज मुंह में रखे 10-20 मिनट, ताकि उसकी जो
वो जो प्रोसेस है रिएक्शन का जो जो तब्दीली जो काम कर रहा है बॉडी, वो थोड़ा सा तादील में आ जाए। तो उसके लिए ये उसूली इलाज थोड़ा सा फर्क है गैस्ट्राइटिस के अंदर। बाकी जितने भी उल्टी के अंदर बेसिकली ये याद रखो, पेशेंट को बोलो कि जब तक आपके जो इश्यूज का सफरा की जो उछलना, सफरा की जो इंगुलाबी कैफियत तब तक तादील में नहीं होते, तब तक वोमिटिंग धीरे धीरे होंगी। वो कम होते होते अचानक वो बंद करने के लिए हमको उतनी इंटेंस मुआदिलात सफरा की जरूरत पड़ती है। अब इसमें क्या क्या है बेसिकली दवा के तौर पे बेसिकली सबसे बेहतरीन चीज है सिरप के तौर से। अभी माजून क्या है, बेसिकली ऐसे पेशेंट नहीं खाते। जो अक्सर जो लोग रहते हैं डॉक्टर साहब की माजून खाते मुझे उल्टी होता है या माजून देखती उल्टी होती, तो माजून यहाँ चलाने की जरूरत नहीं। इसमें एक्चुअली शरबत की शक्ल की जो लिक्विड यानी सयाल शक्ल की दवा काफी जल्दी असर करती। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है शरबत तमरुलिंद, मशरूब आमला। ये दो चीज बेहतरीन चीज है। तमरुलिंद भी है और काइनिल बोल के एक सिरप आते हैं रमस का, उसके अंदर भी बेसिकली आलू बुखारा ही है। शरबत आलू बुखारा भी चला सकते हैं जिसमें हल्का सा खट्टापन, वो धीरे धीरे अगर एक चम्मच या एक टीस्पून नहीं पी पा रहे तो कतरा कतरा करके इसको मुंह में इंस्टॉल करते जाए 1 घंटे 2 घंटे के वक्फे में धीरे धीरे, तो अपने आप चले जाएगी। और जवारिशात भी है जो वोमिटिंग को रोकने के लिए सबसे बेस्ट वो है जवारिश सफरा शिकम है, 10 ग्राम तक दे सकते हैं। जवारिश अनारईन है, जवारिश तमरुलिंद है, जवारिश हरमस है। ये सब चीज उल्टी को रोकने के लिए बेहतरीन दवा है। कभी कभी पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर खास तौर से जो यंग बच्चे जो होते हैं फीमेल मतलब गर्ल्स के अंदर अक्सर ये देखने को मिलते हैं कि हमेशा वो नोशिया वोमिटिंग का शिकायत होते हैं, उनके अंदर बराबर खाना नहीं खाते, तो एक क्रॉनिक हिस्ट्री देते हैं हमेशा पेशेंट को, डॉक्टर साहब बरसों से उल्टी आ रहा, कुछ भी खा लिए तो उल्टी कर लेते। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जल्दी उल्टी कर रहे हैं बदहजमी के शक्ल में हम लोग क्या करते हैं कोई भी गर्म दवा दे देते हैं, जैसे कुर्से पुदीना है, जवारिश कमूनी है, बहलती थे या कुर्से अलकली वगैरह देते। ये गलत बात है क्योंकि ये इसमें उसको तादील नहीं मिलते। अगर इंडाइजेशन की दूसरी वजह है तो नो डाउट एक वक्त में आप अगर जवारिश कमूनी वगैरह दे सकते, लेकिन ध्यान में ये रखें कि सफरा को जब तक हम तादील नहीं करेंगे उल्टी की प्रोसेस नहीं रोकता। तो मुंह में रखने वाली कोई भी आइटम, कोई खट्टी वाला आइटम रोकने से क्या हो सकता है कि उसकी ये जो टेंडेंसी है नोशिया और वोमिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। और रेडीमेड दवा में और भी बहुत सारी दवा है, कभी कभी ये अर्कियात के अंदर भी ठंडे अर्कियात जो है अर्के उष्बा वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर, वोमिटिंग के अंदर गैस्ट्राइटिस है देबीदिलवर दे सकते हैं, अगर सीवियर गैस्ट्राइटिस है देबीदिलवर दे, माजून उष्बा या अर्के उष्बा, ये चीज गैस्ट्राइटिस में दे सकते हैं ताकि उसकी उल्टी बंद हो जाए, क्योंकि जब तक वो वुंड हील नहीं होते तब तक उसको उल्टी होते रहती है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर। कभी कभी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर कुछ अल्कलून काम करते हैं, मैदे के अंदर एक अल्कलाइन मीडियम अगर क्रिएट किया तो भी क्या होता है कि इसके अंदर कम होते हैं। अक्सर ये होते हैं कि डॉक्टर साहब एसिडिटी बढ़ना, एसिडिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ना, तो फिर अगर हमने नींबू शरबत अगर पी लिया तो एसिडिटी बढ़ता है, ये अक्सर सवाल पूछते हैं क्योंकि नींबू की जो मिजाज है, सिट्रिक एसिड का मिजाज अलग है, टाटारिक एसिड का मिजाज अलग है, अलग अलग खट्टी चीज का मिजाज अलग है। जो चीज हिद्दत में ज्यादा है वही एसिड इंसान को तकलीफ देते हैं, गैस्ट्राइटिस की इशू बनता है। तो बेसिकली याद रखने का वोमिटिंग इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम बिकॉज ऑफ सफरा एंड इट्स अ टाइप ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। बॉडी को डिफेंसिव करने की एक जद्दोजहद है वो एक्चुअली। अगर किसी को उल्टी हो भी गया 1-2 उल्टी तो पेशेंट को समझाओ, अगर आप पॉइजनिंग की वजह से उल्टी हुआ तो उनको बोलो कि 1-2 उल्टी होने दो, डरने का नहीं कि उल्टी आपके लिए फायदेमंद है, ये आपकी डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ज्यादा उल्टी होने से आपको थकान हो रहे तो उनको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखने के हिसाब से आपको एक्सटर्नली कुछ दे सकते हैं। ये है उल्टी के बारे में। ये है वोमिटिंग, काई भी कहते हैं उसके अंदर, हमेशा नोशिया एंड वोमिटिंग, काई एंड उपकाई कहते हैं इसको, यानी कि उल्टी नहीं आ रहा है आपके मुंह में ऐसा उल्टी जैसे फील हो रहा है, ये अक्सर होते रहते। इसके बेसिकली बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है, अगर आप सीख लिए इसको तो जीपी में कायदे से हमारे साथ ज्यादातर उल्टी लेके आते बच्चे और जवान आते, क्योंकि अक्सर इन लोग के अंदर आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा कुछ भी खाते रहते, तो फूड पॉइजनिंग का चांसेस ज्यादातर बच्चे में और बड़ों में रहते हैं। जो
छीनने कई हुलत में और शेखों का बहुत एहतियात रहते हैं उन लोग खाने पीने में, इसलिए इनके अंदर वोमिटिंग नहीं रहते। अगर दूसरी कोई एक्सट्रीम केसेस के अंदर कभी कभी एक्सट्रीम गैस्ट्राइटिस है, CF स्टोमक के, ये सब केसेस भी होता है वोमिटिंग का वजह, दैट यू हैव टू रोल आउट। थैंक यू वेरी मच।